आपको समझ आ जाएगा कि अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती है तो आपको कोई इज्जत नहीं देगा. दिस इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ सोसाइटी. एक ऑफिस आता था, हाँ. है ना. सो उसमें एक देयर वाज दिस कैरेक्टर. कहीं खुशामद, कहीं सिफारिश, कहीं मामला डिसमिस. ऑफिस. So I don't remember the entire line, but I remember this character who used to say मुसद्दी लाल. कि अगर ये होगा तो दो बातें होंगी, ओह यस. और अगर ये वाली होगी तो उसमें भी दो बातें होंगी, ये वाली होगी तो उसमें भी दो बातें होंगी. सो क्रॉस एग्जामिनेशन में आप प्रिपेयर करो तो यू ऑलवेज बी रेडी कि सामने से क्या आ सकता है. देन यू प्रिपेयर अनदर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दैट. कॉर्पोरेट ड्राफ्टिंग, इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम द कोड ड्राफ्टिंग, लीगल ड्राफ्टिंग. द लैंग्वेज इज डिफरेंट. कि कुछ 5 इंपॉर्टेंट बातें विद रिगार्ड टू कॉर्पोरेट ड्राफ्टिंग. वो अपना वीडियो बना रहे हैं कि आज इस केस में ये हुआ, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो या कुछ हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर. इट इज़ नॉट अलाउड, इट इज़ बार्ड एट ऑल. यू कांट डू इट. AOR के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत आती हैं. जैसे विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ये वही वाला केस है. सिनेरियो एकदम. न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो भी मिला वो भी सही, ये भी सही. सो मोस्ट वेलकम टू दिस पर्टिकुलर सेशन. यहाँ पर आज जो गेस्ट हमारे साथ हैं उनके लिए ये लाइंस थोड़ा सा एप्ट बैठती हैं. इनकी जो यात्रा है वो शुरू होती है एक हिंदी मीडियम स्कूल से, जो कि RSS का स्कूल है. और उसके बाद जिसके लिए बहुत सारे लोग यही संघर्ष करते रहते हैं, यही स्ट्रगल करते रहते हैं कि भाई हमें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, दाखिला मिल जाए. तो उन्होंने फिर वो उस पर्टिकुलर कॉलेज से इन्होंने BA पॉलिटिकल साइंस किया. हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस. हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस बोथ. हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस बोथ. एंड उसके बाद अब जब ये फैसला किया कि भाई अब पॉलिटिकल साइंस से अब एक स्टेप आगे जाते हैं और लॉ की पढ़ाई करते हैं, तो उसके लिए भी जो चुनाव हुआ, जो उसमें भी इन्होंने कॉलेज चूज़ किया थ्रू एन एंट्रेंस जहाँ पर एडमिशन मिलता है, दैट इज़ कैंपस लॉ सेंटर, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. वहाँ से उन्होंने लॉ कंप्लीट किया. एंड डायरेक्टली एकदम से जब आपका जब विद रिगार्ड टू योर थॉट प्रोसेस, जब आपका पूरा का पूरा एक क्लैरिटी होता है कि भाई मुझे प्रैक्टिस में जाना है, मुझे लिटिगेशन में एंटर करना है, तो सीधे के सीधे फिर कदम रख दिए जाते हैं लिटिगेशन की तरफ. और कुछ ही सालों बाद एक एग्ज़ाम होता है जहां से आप सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से फाइल कर सकते हैं केसेस अपने नाम पर. तो दैट एग्ज़ाम इज़ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड. तो यहाँ पर हमारे साथ प्रेजेंट है नेहा राय, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. मोस्ट वेलकम नेहा. थैंक यू सो मच. कैसे हैं आप? आई एम ऑल गुड. ओके. तो कैंपस लॉ सेंटर में हम लोग, अच्छा मैंने दर्शकों को अभी बताया नहीं, स्टूडेंट्स को ये बताया नहीं, मेरा और नेहा का जो ग्रेजुएशन था विद रिगार्ड टू लॉ, वो कैंपस लॉ सेंटर से एक ही टाइम पीरियड के दौरान था. बैचमेट्स थे हम. तो उस टाइम पे हमारी ज़्यादा बातचीत हो नहीं पाई थी, लेकिन अभी कुछ कॉमन फ्रेंड्स डेफिनेटली से थे. तो उसके थ्रू अब ये स्पेशल सेशन आप लोगों के लिए कंडक्ट करा जा रहा है, जहाँ पर कई सारे पहलू पर हम लोग बात करेंगे, जानेंगे कि ये क्या लीगल ड्राफ्टिंग एक इंपॉर्टेंट स्किल है, कॉर्पोरेट ड्राफ्टिंग कैसे एक इंपॉर्टेंट स्किल बन जाता है आज के टाइम में, और 3 ईयर प्रैक्टिस जो स्टूडेंट्स फेस कर रहे थे उसके वजह से परेशान थे, तो उसके क्या क्या और सॉल्यूशंस हो सकते हैं अदर देन द लीगल ड्राफ्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग. तो नेहा, शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो कैंपस लॉ सेंटर का जो सिनेरियो था वो कैसा था, कैसा एक्सपीरियंस था आपका कॉलेज के दौरान, और कैसे ये क्लैरिटी थी कि आपको मुझे लिटिगेशन की तरफ ही जाना है. क्या आपने मतलब जुडिशरी के भी एग्जाम्स वगैरह ट्राई करे थे क्या? No, never. So what had happened when I joined Campus Law Center, there was a wind of air about कि सबने जुडिशरी करना है. अच्छा. There was a thought process कि BHU के बच्चे, students और DU के बच्चे, they become judges, like they are sitting judges.
So obviously there was a thought process that okay, I can also do it, I will also do it. But the moment I joined my first internship, I was very clear, okay, I want to do this. Not because it fascinated me, not because I thought a lot about the future, about the money, about the struggle or anything. It came to my head, okay, I want to do this and I'll pursue this only. And I'll not regret my decision. So I'll do as many internships as possible to make it sure that okay, I want to do this only. So my first internship was with Mr. Prashant Shukla. Okay. So he's also an advocate in Supreme Court of India. He's practiced for more than 17 to 20 years, I think, or more than that. So he taught me a lot. Okay. My initial drafting phase during my internship, yes. And then I went for another internship. So because there was a problem regarding attendance also. Campus Law Center मतलब आपको classes attend करनी है, आप नहीं कहीं जा सकते हो. सही बात है. तो I used to attend classes in the morning. इन शाम को हम ऑफिस जाते थे. Internship. For नॉर्थ कैंपस से डिफेंस कॉलोनी. तब उनका ऑफिस डिफेंस कॉलोनी में होता था, अभी भी है बट इट हैज़ शिफ्टेड. सो 4 से 8 बजे तक एंड देन यूज टू कम बैक टू नॉर्थ कैंपस. फिर अपना वही सेम दूसरे दिन क्लासेस. एंड जिस दिन लगता था कि क्लासेस नहीं हो रही है, कम है, आप स्किप कर सकते हो, आई यूज टू अटेंड कोर्ट प्रोसीडिंग्स. Okay. So then there was another internship, then again another internship, then I participated in Intramood. That also happened by chance. So I was sure. Like step by step I was sure. I wouldn't say ठीक है कि बस पहली बार जो किया बस हो गया, नहीं. I took my chances. I looked at the brighter side also, and then it just came to me कि नहीं यही करना है. Because there was one more thing. When I saw judges live, obviously not directly और बहुत अंदर से नहीं देखा था, but I was like I don't want to sit at that dais. like 4 बजे तक बैठेंगे, 5 बजे तक, उसके बाद ऑर्डर्स लिखवाएंगे, उसके बाद there is, I feel कि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट है. यू हैव टू मेंटेन द डेकोरम थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द नाइट. Correct. So with litigation, okay, when you are in court, you maintain the decorum. Otherwise also in life you have to maintain it, but you can be yourself when you are outside court. But when it comes to judiciary, no, you need to maintain that respect and that image of the judiciary. Absolutely. And if that had been the case, you would not be coming in giving interviews like it is allowed for an advocate on record. You had you qualified any of the judicial services exam, तो ये शायद learning जो students को आज मिलने वाली है वो शायद नहीं हो पाती. Yes, obviously that is there. That's a given when you choose one profession. बिल्कुल. अच्छा, अभी मैं सभी लोगों को ये चीज़ बताना चाहूँगा, जो आप इतनी निपुण अंग्रेजी देख रहे हैं नेहा राय के मुख से आती हुई, ये इसके पीछे की गहराई मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बताई थी. दिस इज कमिंग बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, लॉट ऑफ हार्ड वर्क इनटू इट. क्योंकि जो 12th इन्होंने कंप्लीट किया था, दैट वाज फ्रॉम अ हिंदी मीडियम स्कूल, RSS स्कूल. थोड़ा सा उसके बारे में नेहा बताओ, क्योंकि बहुत सारे क्या है स्टूडेंट्स हमारे जो हिंदी मीडियम के होते हैं, उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हम भी इस तरह से बात कर पाएंगे. कभी सुप्रीम कोर्ट में तो अलग ही बात हो गई, नॉर्मल जीवन में भी शायद कभी ऐसे क्या बात कर पाएंगे. तो वो कैसे आपने पॉसिबल किया? और वो ट्रांजिशन के बारे में मैं चाहता हूँ आप बात करें कि जो एक 12th जिसने हिंदी मीडियम से किया है, फिर दैट हैज गॉन टू लेडी श्री राम कॉलेज. यस, सो आई कम टू दैट ऑल्सो. सो इनिशियली व्हेन वी वर इन स्कूल, तो हमारा एक सब्जेक्ट होता था इंग्लिश बस, एंड वो भी हिंदी में ही पढ़ाया जाता था. लाइक यू आर इफ अ टीचर इज देयर, शी विल बी एक्सप्लेनिंग और ही विल बी एक्सप्लेनिंग कि पास्ट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस क्या होता है. तो ऑब्वियसली सबके करिकुलम में एक सब्जेक्ट होगा इंग्लिश. उसमें वो बताएंगे आपको कि सेंटेंस कैसे फॉर्मेशन होते हैं, क्या फ्रेम करना है, वो क्या होती है, सब कुछ होती है. सो यू ऑल नो कि इंग्लिश में होता क्या है. सब्सटेंस यू ऑल नो, सेंटेंस फॉर्मेशन यू ऑल नो. प्रॉब्लम आती है जब आप बोलना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो उतने नेचुरली नहीं आएगी जितने नेचुरली आपको हिंदी आती है, क्योंकि आप बचपन से बात कर रहे हो उस लैंग्वेज में. सो
आप जब बात करना स्टार्ट करते हैं आपको लगता है कि करेक्ट टाइम पे करेक्ट वर्ड नहीं आ रहा है, उसके लिए यू हैव टू रीड अलॉट. जैसे आपने हिंदी पढ़ी है बचपन से, वैसे आप इंग्लिश पढ़ो, मे बी 2 महीने 3 महीने, इट विल कम टू यू. एंड yes, for me, I joined LSR 2012 it was. So the entire crowd हर स्टेट से आता है, सब अच्छे अच्छे स्कूल से आते हैं. माइन वॉज ऑल्सो गुड, नो डाउट. सो बट येस, इंग्लिश मीडियम स्कूल से आते हैं. And then when they speak, you might feel that you are coming from the background where you did not feel confident enough to speak there also, because there was no opportunity also, there were no competitions in English or crowd नहीं था वैसा, और यहाँ पे आपको वही मिल रहा है. So you have no other option but to speak in English. The moment you understand that this is the only option you have, बात ही खत्म. It's like कि सर्वाइवल ही आपका ऐसे है. और महीना लगेगा, आपको सब आता है, क्योंकि अगर आपने 12th तक पढ़ाई करी है, कोई भी एक सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ा हुआ है, यू विल अंडरस्टैंड. कोई दिक्कत नहीं आएगी. यस, वोकैबुलरी में प्रॉब्लम आएगी, यू कैन सिट विद द डिक्शनरी. नाउ डेज तो फ़ोन इज़ देयर कि आपके पास ऐप है, आपके पास गूगल है, आप एक मीनिंग के साथ उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स सब एक पैरी में पता कर सकते हैं. सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो स्कोप बढ़ गया है. देर आर प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आप इंटरेक्शन सीख सकते हैं, इंटरेक्शन में आप इंग्लिश सीख सकते हैं. आई थिंक बहुत सारे ऐप्स भी हैं. हाँ, सो अब बहुत ज़्यादा इजी हो गया है. अच्छा, ऐप्स का तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन मेरे को याद है मेरे कॉलेज टाइम के दौरान एक मेरे सीनियर हुआ करते थे, उनको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी थी. वो उन्होंने दिमाग में एकदम ठान लिया था कि लाइक एज यू सेड कि भाई देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, जस्ट यू हैव डिटरमाइंड कि हाँ ये मुझे करना ही है, तभी मार्केट में इज्जत है. हाँ. तो उन्होंने वो सोच लिया था पूरा का पूरा कि भाई मुझे करना ही है. एंड अब वो कभी भी बात कर रहे हैं कहीं पे भी, वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बात करते थे. तो इट वाज इनिशियली इट वाज फनी, बट धीरे धीरे मैंने देखा कि उन्होंने वो जो फ्लो मिसिंग था हिंदी में जैसा आता था, जो अंग्रेजी में कभी नहीं आता था, वो फ्लो आने लग गया. नेचुरल थॉट प्रोसेस ही उसमें होने लग गया. बिकॉज योर ब्रेन ट्रांसलेट्स थिंग. जब आपकी लैंग्वेज नई होती है, करेक्ट, तो इट स्लोज डाउन. फिर आप नेचुरल कोर्स में आ जाएंगे. अगर आपने 1-2 महीने लगा लिया, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए अंग्रेजी सीखने के लिए. और नहीं आती ना, नहीं सीख पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी में आर्ग्यू कर लो. हिंदी में भी लो. अच्छा, ये भी ऑप्शन है क्या, कोर्ट्स में हिंदी में आर्ग्यू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बड़ा मिथ है कि भाई सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में हम तो शायद ऐसे कभी आर्ग्यू नहीं कर पाएंगे. सी, इट इज सब्जेक्ट टू द बेंच. So for this, it's not only about Hindi, about the other regional languages also, Telugu, Tamil, जहाँ पे भी सारे, because we are talking about the pan India students and everybody. So आपके जिस region में जो language चलती है, if you are comfortable with that language, तो आप उसके district court में तो आराम से practice कर सकते हो उस language में, क्योंकि district court में तो even pleadings जो documents जितने petitions होती हैं, plaints होती हैं, वो सारा उसी language में होती हैं. केवल दिल्ली ही है, मोस्टली मैंने दिल्ली में ही प्रैक्टिस करी हुई है, तो यहाँ पे इंग्लिश में चलता है. अच्छा. बाकी स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट्स में हिंदी में चल रहा है अभी भी. जैसे मध्य प्रदेश में मैंने देखा है, यूपी में मैंने देखा है, में भी ऐसे ही है. हाँ, सो हिंदी में चल रहा है. तो आप नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, जो भी है, इनकी जो भी रीजनल लैंग्वेज आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. व्हेन इट कम्स टू हाई कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट में सर्कुलेट होते हैं जजशिप. यहाँ से कोई जज साउथ इंडिया के नॉर्थ में जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर से कोई आ रहे हैं, अगर उन्हें लैंग्वेज नहीं आती होगी तो आप उनके सामने प्लीड ही नहीं कर पाएंगे. तो वहाँ पे बैरियर आएगा, लैंग्वेज बैरियर. तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि नहीं, फिर वो एक कॉमन लैंग्वेज होती है, वो है इंग्लिश, फिर आपको सीखनी पड़ेगी. एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, नो प्रॉब्लम. सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों में ये प्रॉब्लम आएगी देखने बहुत सारी. एंड this is a problem for judges also. I'll tell you how. So in MP I've seen people would file petitions in English, but they will supply the document in the regional language, in Hindi. So if a judge who's coming from South India or North Eastern who doesn't know Hindi, उनके लिए वो difficulty आ जाती है. That is why they have a translator. Yeah. So एक proper एक जो सेंक्शन पोस्ट होगी जो ट्रांसलेट करते हैं, सब कुछ होता है. बट ऑब्वियसली दैट क्रिएट्स पेंडेंसीज एंड ऑल, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन. सो जैसे हमारे लिए प्रॉब्लम है, वैसे उनके लिए भी प्रॉब्लम है.
सो दैट इज़ वाई देयर इज़ वन कॉमन लैंग्वेज जो हर जगह काम कर जाएगी. सो यस, मुझे नहीं लगता कि कोई जीवन में इतना कठिन काम है अंग्रेज़ी सीखना. सही बात है. अच्छा, तो नेहा, आपने फिर अंग्रेज़ी में आपने एकदम महारत हासिल करी, और उसके बाद जब प्रैक्टिस कर रहे थे सबसे पहले किस एरिया से स्टार्ट किया आपने? जैसे बताया था मुझे पहले भी, इंटरव्यू से पहले, कि कॉर्पोरेट ड्राफ्टिंग की तरफ शायद आपका इनिशियली रुझान था. Not initially, Okay. later on it came. Acha. Initially, I went for core litigation, criminal and civil. So I started with district court, अच्छा. and for a year, I stayed there. 30,000 I started with. It was nearby campus, and my sister was studying in Miranda House, so I had no other option because I could not leave her and go somewhere else. So I chose district court, 30,000, and there was my senior. He was a criminal. He is, still is, as a criminal lawyer, a very good one. So he gave me a lot of opportunities. He used to be like, "Go, I'll not tell you. You just apply your mind." And I think in that phase, I was ready to explore anything. If I got stuck at somewhere, then I'll ask anybody in the corridor, any lawyer. I'll be just, because I was just a junior, so if I go to, if suppose you are a senior advocate, if I go to you and I'm like, sir, I'm not able to understand how to interpret this and how to pursue this in the court, how to present this, in that moment जब मेरा item number आने वाला, item number is the serial number in the court. So जब मेरा आने वाला है, उसके 2-3 आइटम नंबर के पहले, एंड आई एम कंफ्यूज, आई विल जस्ट आस्क एनीबडी. आपको हेजिटेट करना ही नहीं है, यू जस्ट आस्क. एवरीबडी विल बी रेडी टू टेल यू. कोई गलत बताएगा, कोई सही बताएगा, कोई अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएगा, बट इन दैट मोमेंट व्हेन यू हैव दिस गाइडेंस, किसी से भी, अपने सीनियर से, किसी और सीनियर से, आप जब वहाँ खड़े होते हो ना, तो आपको लगता है आपको आता है, आप बोलते हो, फिर कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो. सो आपको वो एक स्टेप आगे लेनी पड़ती है कि आपके लिए काम क्या करेगा. आपके लिए हेजिटेशन काम कर रही है तो कुछ काम नहीं करेगा. आपको आगे बढ़ना है तो आपको, आई थिंक, शर्म छोड़नी पड़ेगी, शाइनेस छोड़नी पड़ेगी, और एकदम ऐसा होना पड़ेगा कि हाँ, हमें कुछ नहीं आता है. एंड इट इज़ द बेस्ट वे टू आस्क, टू फॉलो अप, टू क्वेश्चन एवरीथिंग, देन ओनली. तो कभी किसी एडवोकेट ने आपको गलत बताया? कई बार ऐसा हुआ होगा शायद. मेरे ख्याल से कोई इंटेंशनली गलत नहीं बताता है. गलती से, उनको नहीं पता कहाँ होता है. आई विल टेल यू. आपको लगता है आप सही फैक्ट्स बता रहे हो, सामने वाले से पूछ रहे हो और आपके ही फैक्ट्स क्लियर नहीं होते, तो आपके एक फैक्ट के डिफरेंस से लॉ की एप्लीकेशन इधर से उधर हो जाती है. तो अगर आप सामने वाले पे डालोगे कि उन्होंने सही नहीं बताया, तो प्रॉब्लम आपकी भी हो सकती है, आपने भी गलती करी हो सकती है. सो दैट इज दिस. तो कोई भी इंटेंशनली गलत नहीं बताएगा, वो अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे. तो आज शायद से मेरा एक्सपीरियंस उतना ना हो जितना एक डेजिग्नेटेड सीनियर का तो होते हैं, नॉर्मल मुझसे ज़्यादा जो 2-3 साल एक्स्ट्रा जिनका एक्सपीरियंस हो गया उनका हो. तो मैं कहीं पे लैग करती हूँ, कहीं पे वो लैग करते हूँ. तो हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है. जो मैं बता रही हूँ वो उन्हें गलत लगे, जो वो बता रहे हैं वो मुझे गलत लगे. गलत इज़ ऑल्सो सब्जेक्टिव. जी. अच्छा नेहा, एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि हमें स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा उस पर बात करनी चाहिए, वो है कि जो स्टूडेंट्स अभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं, जुडिशरी की तैयारी करना चाहते थे, लेकिन अभी जजमेंट आने की वजह से दे हैव बीन मैंडेटेड टू गो इनटू प्रैक्टिस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम. तो 3 ईयर मिनिमम प्रैक्टिस रख दिया गया है. और तो इस पे आपके क्या विचार हैं इनिशियली? अभी वो जान लेते हैं पहले. पर्सनली, इफ आई गो प्योरली पर्सनली, आई वुड से इट्स अ गुड थिंग फॉर द वेरी रीज़न कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, एक तो आप उतना कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे, उतना आप सीखेंगे. तो जब आप उस डाइस पे जाएंगे, जब आप बेंच पर जाएंगे, तो आप में एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस होगा. बट एट द सेम टाइम प्रॉब्लम ये है कि वो जो 3 साल का पीरियड है, अभी कुछ लोग उसको केवल पढ़ाई में ही निकालेंगे. They will be exploiting the period. They will be getting the certificate. Although there are certain requirements that you will be getting the certificate
which should be appended or attested by somebody else, or the registrar, or from the court, or the judges. So that requirement is there, but everything is possible, I know that. So but yes, 3 years period पहले भी था, काफ़ी टाइम पहले था, और अभी फिर से आ गया. मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जिनके थॉट था कि ग्रेजुएशन LLB करते टाइम हम पढ़ाई कर लेंगे, वील अपेयर फॉर द एग्जाम, ऑब्वियसली दे मस्ट बी हार्ट ब्रोकन राइट नाउ, एंड उनको अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा कि करना क्या है. तो आई वुड से जस्ट गो फॉर द लिटिगेशन, एंड आप उतना सीख लोगे प्रैक्टिकल में जितना आपने थ्योरी में अपने 3 years में पढ़ा होगा, उससे कई ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा, और वो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा. जैसे मैंने तो कभी अपेयर नहीं हुई, सो आई कांट से एनीथिंग अबाउट द एग्जाम पैटर्न एंड ऑल, बट व्हाट आई हैव हर्ड कि दिल्ली जुडिशरी का पेपर बहुत प्रैक्टिकल बेस्ड आता है. दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड. करेक्ट है ना. सो आई थिंक अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये एग्ज़ाम तो आप इजीली क्रैक कर लेंगे. अगेन दिस इज my perspective. I have not appeared in any of the exams, so can't say. But there could be one more thing, like I think we discussed earlier also, कि एग्ज़ाम करा लेते ये लोग, 3 years का नहीं करने देते, एंड ट्रेनिंग पीरियड बढ़ा देते. वो भी एक पॉसिबिलिटी थी, बट लीगल माइंड्स ने कुछ सोच समझ के directions पास करिए. obviously everybody is beyond me, so I can't comment on that, but that is my personal opinion कि वो भी एक possibility हो सकती थी, because nowadays जिन्होंने प्रिपरेशन करी है लास्ट 3 years अपने लॉ स्कूल में, या लास्ट के 1 साल में भी करी होगी, एंड अभी एकदम से उन्हें पता चला है कि वो नहीं कर सकते हैं. एक ही एग्ज़ाम जिसका नोटिफिकेशन आ गया उसमें कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी होती, कितनी ही सीट्स होते हैं, ऑल ओवर इंडिया पीपल आर स्टूडेंट्स आर अपेयरिंग. तो उनके लिए हार्ट ब्रोकन वाली सिचुएशन है, बट आई वुड से गो फॉर लिटिगेशन, डू एज मैनी प्रोफेशनल कोर्सेज यू कैन डू इन द मीन वाइल, बिकॉज यू विल गेट टू इंटरेक्ट विद डिफरेंट सेट ऑफ पीपल, सो इट विल बी बेटर. लाइक देर आर सर्टेन इंस्टीट्यूशन जिनसे आप कोर्सेज कर सकते हो, गवर्नमेंट हैं, NLUs आर देयर, कोचिंग सेंटर्स आर देयर लाइक योर्स, सो आप कर सकते हो. आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि कुछ गलत हो गया है आपके साथ जी. जितना आप सीखेंगे उतना ही अच्छा होगा. जैसे आपने स्किल्स के बारे में बात ही किया अभी, तो इसमें लीगल ड्राफ्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग के बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि कैसे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए. ओके, सो व्हेन यू कम टू लिटिगेशन, तो जो पहली चीज़ आपको सीखनी चाहिए, एक तो रिसर्च और दूसरी ड्राफ्टिंग, थर्ड पे आता है फाइलिंग. और आर्ग्यूमेंट स्टेज तो फिर आप बात के लिए, when you are all perfect in your development of your sense of law, तो आप कभी भी कर लेंगे, आप पहले दिन भी कर सकते हैं. if your law is nothing but a common sense again, जिसका अच्छा हुआ उसने लॉ बना दिया है, उसी पे हम फॉलो कर रहे हैं. सो जब आप रिसर्च करते हैं, मतलब आप पढ़ रहे हैं जजमेंट्स, देन यू लर्न अ लॉट हाउ टू स्पीक, what kind of vocabulary to use, and what kind of vocabulary to be used in the drafting also. Absolutely. and the language. So जो हमारे जजेस रहे हैं जिन्होंने जजमेंट्स लिखे हैं पुराने, तो कुछ लोग जैसे जस्टिस कृष्णा अय्यर के जजमेंट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीड, है ना, आपको डिक्शनरी लेके बैठना पड़ेगा. बट देर आर अदर पीपल जो सिंपलर लैंग्वेजेस में भी लिखते हैं, और अभी तो बहुत नॉर्मल हो गया है सारा, दैट एवरीबडी इज़ वेरी मच अक्वेंटेड विद द लैंग्वेज. सो आप जब स्टार्ट करते हैं ड्राफ्टिंग में आप लैंग्वेज पे तो आप अपना काबू पा लेंगे पढ़ने के बाद सब कुछ, बट एक जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, कोई भी ड्राफ्टिंग हो, लीगल ड्राफ्टिंग की बात करिए अभी, नॉट द कॉर्पोरेट वन, सो उसमें आपको ध्यान देना होगा कि आप सारे फैक्ट्स कवर रखें. जो इनिशियल ड्राफ्ट्स होते हैं, आपको उसमें फैक्ट्स की क्लैरिटी इतने अच्छे से देनी होती है. आप फॉलो कर लीजिए 5 Ws, like 4 Ws in is what, why, where, and 1 H, how. So all these things you need to follow in your drafting. That will cover your all the factual aspects. And then there are 2-3 more important things, like the formal paragraphs of the drafting, which includes jurisdiction clause. Then there is cause of action clause. Then
कोर्ट फी, कोर्ट फीस, लिमिटेशन, प्रेयर्स, यस, लिमिटेशन, ऑल दीज थिंग्स. सो ऐसा नहीं है कि बस आपको सेट फॉर्मेट मिल गया आपको वैसे लिख देना, नहीं, यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक. आप कॉज ऑफ एक्शन समझिए. अगर आप सिविल की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो आप देखेंगे कॉज ऑफ एक्शन का मतलब क्या है और हम किस तरीके से उसको केस में ला सकते हैं, अपने फेवर में ला सकते हैं और कॉज ऑफ एक्शन क्रिएट कर सकते हैं. तो कुछ केस बिल्कुल सिंपल होगा. रिकवरी सूट हुआ, मैंने आपको पैसे दिए, आप और आपने वापस नहीं करे, नाउ आई विल बी फाइलिंग अ सूट अगेंस्ट यू विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स. अब रिकवरी सूट में भी होते हैं कि समरी सूट होगा या ऑर्डिनरी सूट होगा, तो वो वेराइटी भी अलग होती है. अब नाउ समरी सूट में देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट टू राइट दिस वन लाइन दैट अंडर ऑर्डर 37 ऑफ CPC. इफ़ यू डोंट नो तो वो डिफेक्टिव हो जाएगा वो सूट, फिर वो टेक्निकल ऑब्जेक्शंस रेज होंगे उसमें. ऑर्डिनरी सूट में आपकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. प्लस समरी सूट में पहले आपने एक लीगल नोटिस भी भेजना है विच इज़ मैंडेटरी. तो ये सब आपने जो पढ़ा है लॉ स्कूल में, ये आपका रिकॉल भी करना पड़ेगा ड्राफ्ट करते टाइम. आपको एक बारी कोई भी सीनियर होगा आपको ड्राफ्ट बता देगा, आपको एक बारी गाइड कर देगा कि ये ऐसे ऐसे लिखना है एंड ये वाले पैराग्राफ्स आर इम्पॉर्टेंट, फॉर्मल पैराग्राफ्स. बट उसके पीछे आपको लॉ पढ़ना पड़ेगा, लिमिटेशन का लॉ पढ़ना पड़ेगा, आपको जुरिस्डिक्शन का लॉ पढ़ना पड़ेगा कि किस तरीके के जुरिस्डिक्शन होते हैं, जैसे पेक्यूनरी हो गया, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन हो गया, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. फिर ऐसी क्रिमिनल में होगा कि आपको पुलिस स्टेशन वाइज जुरिस्डिक्शन हो जाएगा, आपका ऑफेंस वाइज हो जाएगा, सेशन में जाएगा कि MM के पास जाएगा, नाउ विच इज़ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नाउ आफ्टर कमिंग ऑफ BNS BNSS. सो ऑल दीज थिंग्स आपको अब जब भी फर्स्ट ड्राफ्ट बनाने बैठें, आप बस एक फॉर्मेट ले लें. आप समझें कि फैक्चुअल तो आप कर ही लेंगे, आप जो क्लाइंट से पूछेंगे फिर उनमें से चीज़ें निकालेंगे जो लेटर ऑन आपके आर्गुमेंट पर्पस में काम आएगी, लेकिन आप अपने हेड में वो रखेंगे कि ये ऐसे ऐसे मुझे परस्यू करना है, ऐसे ही मेरा केस बन पाएगा. सिंपल केस है तो कोई बात ही नहीं है, जो नहीं सिंपल है उसको तोड़ मरोड़ के लिखना है सो दैट आप अपने फेवर में करा पाएँ उसको. एंड देन फॉर्मल पैराग्राफ्स के लिए यू विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ मेहनत. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको समझने में टाइम लगेगा कि कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है, जुरिस्डिक्शन क्या होता है. इट्स वेरी ईजियर टू से इन स्पीक, बट बिना पढ़ाई के, बिना रिसर्च के यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड. तो पढ़ाई ज़रूरी है, सीनियर के साथ वार्तालाप ज़रूरी है, क्वेश्चन करना ज़रूरी है, एंड आपको कोर्ट में प्रेजेंट रहना ज़रूरी है. तो 3 साल आप ऐसे नहीं काट सकते, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा. सीनियर से लगातार बातें करनी पड़ेंगी. अब उसमें आपको शाम के 6 तो बज ही जाएंगे आई थिंक. आराम से 6 तो कुछ भी टाइम नहीं है. 5 बजे तक, मतलब 4-5 बजे तक कोर्ट चलता है. उसके बाद यू प्रिपेयर नेक्स्ट डे का कॉज लिस्ट, आपकी फाइल्स प्रिपेयर करेंगे, देखेंगे कि मैटर में क्या है. मान लीजिए आपके पास 10 मैटर्स लिस्टेड हैं, तो 10 के 10 में तो आर्ग्यूमेंट होने नहीं है, हो ही नहीं सकता. बहुत ही कम ऐसी इवेंचुअलिटी होती है कि सब में हो रहा हो. आप देखेंगे कि लास्ट ऑर्डर में क्या हुआ था. सबसे पहला मेन काम है लास्ट ऑर्डर में क्या हुआ ये देखना है. फिर आपको पता है कि कल क्या होना है. अगर कल आपने आर्ग्यूमेंट करने हैं तो यू प्रिपेयर दैट. कोई एप्लीकेशन पर आर्ग्यूमेंट है, मिसलेनियस आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, एविडेंस कॉन्डक्ट कराना है, क्रॉस एग्जामिनेशन होना है, यू प्रिपेयर दैट ऑल्सो इन एडवांस. क्योंकि आप अभी उतने परफेक्ट है ही नहीं कि आप ऑन द स्पॉट जाके क्रॉस एग्जामिनेशन कर लें. एब्सोल्युटली, है ना. सो यू हैव टू रीड द फैक्ट्स. वो आई विल गिव यू, सो एक ऑफिस आता था, है ना. सो उसमें एक देयर वाज दिस कैरेक्टर, कहीं खुशामद, कहीं सिफारिश, कहीं मामला डिसमिस, ऑफिस. So I don't remember the entire line, but I remember this character who used to say मुसद्दी लाल कि अगर ये होगा तो 2 बातें होंगी. Oh yes. और अगर ये वाली होगी तो उसमें भी 2 बातें होंगी, ये वाली होगी तो उसमें भी 2 बातें होंगी. सो क्रॉस एग्जामिनेशन में आप प्रिपेयर करो तो यू ऑलवेज बी रेडी कि सामने से क्या आ सकता है. देन यू प्रिपेयर अनदर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दैट. उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, फैक्ट्स पे क्लैरिटी लानी पड़ेगी अपने खुद के. फिर लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं कि आप नहीं पूछ सकते हैं. देन जज विल इंटरवेंशन करते ही हैं बीच में, यू कैन नॉट आस्क. कॉस्ट भी इम्पोज हो जाती है आराम से कि आपने ना गलत क्वेश्चन पूछना, आपको मना किया था, आप दोबारा से कर रहे हैं. और ऐसे में कितना कॉस्ट लगता है ये अराउंड?
अगेन जुरिस्डिक्शन पे डिपेंड करता है। दिल्ली का जुरिस्डिक्शन है तो यहाँ पे क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग है तो 1000, 2000, 5000 लगा देंगे। अच्छा, मेरे ख्याल से अगर गलत क्वेश्चन, आपने कोई स्कैंडलस क्वेश्चन पूछ लिया? नो, इट्स नॉट अबाउट स्कैंडलस क्वेश्चन, इट्स जस्ट कि आप रिपीटेटिव हो रहे हो, यू आर वेस्टिंग टाइम ऑफ द कोर्ट। अच्छा वैसे ही स्टेनोज की कमी है, जजेस कॉन्डक्ट करा रहे हैं। अच्छा, उस बेसिस पे भी आप पे फाइन अच्छा खासा लग जाएगा। हाँ, क्योंकि आप जानबूझकर कर रहे हैं ना, हम्म। यू आर हरासिंग द विटनेस ऑल्सो। आप जो सवाल पूछ चुके हैं उसी के कंजक्शन में एक और सवाल पूछेंगे तो वो कुछ भी बोले वो उसके अगेंस्ट ही आएगा, सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो वो मोरालिटी भी तो मेंटेन करनी है ना, आपको कैसे पूछना है। जस्ट बिकॉज आप बन गए हो एडवोकेट इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी पूछना है। आपको टू द पॉइंट आप पूछिए, प्रिपेयर करके आना है, वहां पे सीधे जाकर नहीं। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा ना आप यूं कर लेंगे। आप कर लेते हो अभी? I do go. You go. But I go with But the you are- preparation. हाँ, I always go clear with the with the facts of the preparation. case. हाँ, बहुत ज़रूरी है। And like I told you, office हाँ, ये होगा तो दो बातें होंगी, कीप दैट इन योर हेड कि हाँ ये यही बोलेगा या थर्ड चीज भी बोल देगा तब भी हमें सवाल ये इन 3-4 कैटेगरी में से। हाँ, दो ही बातें। आई थिंक क्रॉस एग्जामिनेशन का पर्सपेक्टिव ही दो होगा, वो ज्यादा बोलेंगे तो उसमें से कुछ निकल के आएगा। करेक्ट। तो दैट यू हैव टू थिंक ऑन द स्पॉट कि उसमें क्या होगा। ओके ओके, दैट इज़ इंसाइटफुल। तो नेहा, कॉर्पोरेट ड्राफ्टिंग का भी थोड़ा सा आप बताइए, क्योंकि स्टडी IQ जुडिशरी अभी बहुत जल्द ही कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग का एक कोर्स लॉन्च कर रहा है, जिसमें आपसे मेरी बात हुई थी कि यू वुड बी प्रोवाइडिंग मेंटोरशिप स्टूडेंट्स को जब भी उनको एज एंड व्हेन दे रिक्वायर आई विल बी रेडी। तो दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। क्योंकि स्टूडेंट्स को एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के थ्रू जब पता चलता है कि भाई ये सारे एस्पेक्ट्स हैं, इन सारे एस्पेक्ट को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होगा, तो आई थिंक उसकी वेटेज बहुत ज़्यादा होती है। यस, ऑब्वियसली इट इज़। कोई भी सीनियर बात करेगा, आई एम तो स्टिल वेरी यंग एंड आई हैव अ लॉट टू एक्सपीरियंस। इट्स जस्ट 6, आई विल बी कंप्लीटिंग 7 years ओके इन दिस सितंबर। एंड अच्छा, मैं बात करूंगा अभी खैर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वाले एग्जाम के बारे में। अब पहले इस क्वेश्चन का सो यस, कॉर्पोरेट ड्राफ्टिंग इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम द कोड ड्राफ्टिंग, लीगल ड्राफ्टिंग। द लैंग्वेज इज डिफरेंट। ठीक, आप सिंपल रख सकते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन इज डिफरेंट। यू माइट हैव टू यूज़ द वर्ड्स शेल में, आपको मैंडेटरी दिखानी है ये कंडीशन की आपको सामने वाले को फुलफिल करानी है तो शेल करने हैं। एनीवे, दिस इज़ लाइक आप जब बहुत इनसाइट जाएंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ कि क्या होता क्या है कॉन्ट्रैक्ट में, जो स्ट्रक्चर होता है। थ्योरी सबको पता है, यू नो, समथिंग फॉर समथिंग दैट एवरीबडी नोज, सब लॉ स्टूडेंट को पता होगा। सो आप जब नहीं, और वैसे भी वो आप मेंटोरशिप सेशन में तो बताएंगी। हाँ, ऑब्वियसली बिकॉज वी हैव गॉट अ वेरी लिमिटेड टाइम अभी तो, सो आई विल बी जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। सो द फर्स्ट पार्ट वुड बी द फर्स्ट पैराग्राफ कि आप कब एग्जीक्यूट कर रहे हैं इसको, किस डेट को ये इफेक्टिव होगा, यू कैन राइट दैट। देन सेकेंड वुड बी इंट्रोडक्शन ऑफ द पार्टीज, कौन पार्टीज इन्वॉल्व हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में, और उसको आप जितना डिटेल बना सके। ऐसा नहीं है कि 4 पैराग्राफ लिखने हैं उस पर, एक ही पैराग्राफ में लाइक दिस इज़ द पार्टी। अगर इंडिविजुअल है तो आधार नंबर लिख दिया, रेजिडेंशियल एड्रेस लिख दिया, पेरेंटेज लिख दिया, उसके बाद कि उनका पोजीशन क्या है। जैसे लीज डीड हुई तो वेदर ही इज़ अ लैंडलॉर्ड और टेनेंट, ठीक है। और अगर मान लीजिए सेल डीड हुई तो सेलर है, बायर है, तो यू एक्सप्लेन दैट कि हेयर एंड आफ्टर आई विल बी referring this party as seller or this and that, so this will be the introduction part. Okay. So ऐसा होगा कि और अगर सॉरी टू इंटरप्ट यू, अगर इसी में अगर जैसे बायर का डिटेल नहीं पता है किसी जो भी फाइल कर रहे हैं, या फिर लेट्स से टेनेंट का डिटेल्स नहीं पता है, अब तो आप नहीं करिए ना। ऐसा नहीं हो सकता? आप नहीं, आप मत लिखिए। Okay. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अच्छा। बट दैट इज यू विल बी एट अ डिसएडवांटेज, क्योंकि एक जो लीज डीड होती है यही है आपके पास। आपने किसी को अपना घर दे रखा है जिसमें वो रहेगा इंसान, आपको उसका पता ही नहीं है, उसका आधार कार्ड नहीं पता है। इफ ही डज समथिंग टू योर प्रॉपर्टी, इफ ही लॉक्स इट, यू कांट एंटर इन द प्रॉपर्टी व्हाइल हिज स्टफ इज देयर, तो फिर आप क्या करोगे? यू विल हैव टू टेक लीगल एक्शन। लीगल एक्शन लेने के लिए आपको उसका एड्रेस पता होना चाहिए, बहुत कुछ चीज़ें पता होना चाहिए, एंड पुलिस वेरिफिकेशन तो मैंडेटरी है एनीवेज, तो वो तो करना ही है हमेशा। जिससे भी ट्रांजेक्शन हो रहा है,
you need to know about that. जैसे मेरे पास अभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम एजुकेटर से भी कई सारे सवाल पूछते रहते हैं। तो नेहा, मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा कि मेरे दादाजी ने ना एक को पैसे दिए हुए थे, और वो पैसे मतलब जिस व्यक्ति को दिए थे वो इनिशियली तो उससे अच्छी दोस्ती थी, सब ठीक था, There were no documents. कोई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है। अब वो कहाँ रहता है, क्या उसका नाम भी है ढंग से, उनको नहीं पता। तो ऐसे सिनेरियो में वो क्या सिविल सूट फाइल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं आपको, हाँ, इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी अच्छा, किसी ना किसी के थ्रू, क्योंकि आप फर्स्ट स्टेज होती है नोटिस कोर्ट में। नोटिस जाएगा किस पार्टी को, नाम तो पता होना चाहिए ना। अननोन के अगेंस्ट में नहीं फाइल कर सकते हैं, क्रिमिनल केस नहीं है कि कोई एक्सीडेंट करके भाग गया, आपको पता नहीं है तो स्टेट वर्सेस अनट्रेस कि नहीं मिल रहा है, नहीं पता है, इसका डिटेल नहीं पता है, बट दिस हैज़ हैपेंड। सो वो, बट सिविल सूट में यू नीड टू नो एवरीथिंग। तो अगर जैसे इसको अगर क्रिमिनल टोन में भी है अगर ये पर्टिकुलर मामला, और वो एक तरह से चीटिंग करके भाग गया हो, तो उस सिनेरियो में क्रिमिनल रेमेडी वुड बी लाइंग और नॉट? Criminal remedy would be lying only if there was an intention to cheat since the very beginning. Okay. There is a clear cut judgment of Supreme Court which says कि आप ना civil dispute को criminal में नहीं convert कर सकते हो. Okay. But unless there is a clear intention to cheat from the beginning. From the very beginning. तो अगर आप वो ingredients ला दें cheating वाली, तो FIR रजिस्टर करा लें। वरना आजकल तो पुलिस वाले भी नहीं करेंगे, क्योंकि क्लियर डायरेक्शन है, सिविल डिस्प्यूट है तो आप मत करिए दोनों पार्टी। आजकल लोग चाहते ही है ना कि सामने वाला टेबल पे आए। करेक्ट। तो वो टेबल पे कैसे आएगा? जब क्रिमिनल फोर्स बनाया जाएगा कि हाँ हमारे पास रेमेडी है, पुलिस इज सिटिंग ऑन योर हेड, नाउ यू विल हैव टू कम एंड गिव बैक माई मनी। तो क्या इस एस्पेक्ट का, नेहा इसी से टैंजेंशियल सवाल है, क्या इस एस्पेक्ट का अब्यूज करते हैं लॉयर्स, आपको देखने को मिलता है? दे डू, एवरीबडी डज। एवरीबडी डज, क्योंकि काम ही यही है ना, इंग्रेडिएंट कौन से मेट आउट हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे हैं, और आप एट द एंड ऑफ द डे यू आर लुकिंग आउट फॉर योर ओन क्लाइंट। ओके। और अगर मान लीजिए कि आपके पास अभी वो इंटेंशन फ्रॉम स्टार्टिंग का पॉइंट प्रूव करने वाला कोई एविडेंस नहीं है, तो मतलब इसकी छानबीन कैसे करते हैं आप? एविडेंस कभी नहीं होता है, मोस्टली केसेस में नहीं होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होता है, सर्कमस्टेंशियल होते हैं। तो अगर मैंने आपको बोला कि आई वांट सम मनी, ठीक है, एंड आई विल बी फॉर दिस पर्पस और दैट पर्पस, आपको उसके लिए नहीं चाहिए, आपने किसी और चीज़ में लगा दिए पैसे, एंड यू प्रॉमिस कि आप इतने दिन में रिटर्न कर दोगे, सब कुछ हो जाएगा, बट इट डज़ नॉट हैपन। लेटर ऑन अगेन यू गिव दी एश्योरेंस कि हाँ 6 महीने में कर दूंगा या कुछ भी कर दूंगा, तो फिर लेटर ऑन यू गेट टू नो कि दैट पर्सन ओड मनी टू सेवरल पीपल। करेक्ट। दैट becomes a circumstantial evidence at that time कि आप कनेक्ट करोगे डॉट्स वहाँ से यहाँ तक। अगेन इट्स अ केस ऑफ इंटरप्रिटेशन, आप कैसे अपने फैक्ट्स को प्रेजेंट कर रहे हो कोर्ट में अपना स्ट्रॉन्ग केस बनाने के लिए। कमिंग बैक टू कॉर्पोरेट ड्राफ्टिंग, yes, because I can keep going on. Okay. So yes, introduction, very important. You need to write about the party. If it's a company, legal entity basically, then you need to write about the कंपनी का एक नंबर होते हैं, मतलब जैसे डायरेक्टर्स के होते हैं CIN DIN नंबर्स ऐसे, तो कंपनी का भी GST नंबर, जो भी GST नंबर होगा वो आप लिख देंगे, उससे आप उसकी एग्जिस्टेंस का पता चल जाता है। ROC इज़ देयर, एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जाएंगे, आपको उसकी डिटेल मिल जाती है उस कंपनी की, उस GST नंबर से या CIN नंबर से, जो भी होता है। देन उसका रजिस्टर्ड एड्रेस है या कॉर्पोरेट एड्रेस है, कहाँ से वो फंक्शन कर रहे हैं, जहाँ से फंक्शन करते हैं मोस्टली अगर 2 एड्रेसेस हैं तो एक कॉर्पोरेट होगा और एक रजिस्टर्ड होगा। और सो हैपेंस कि आज मैंने अपनी कोई कंपनी खोली, मैंने यहाँ रजिस्टर करा ली इन दिस बिल्डिंग, बट मुझे ये सूटेबल नहीं लग रहा है, मैंने दूसरा ऑफिस खोल लिया, दैट इज़ माई कॉर्पोरेट ऑफिस। ओके, ठीक है। तो अगर हम लीगैलिटी में जाए कॉज ऑफ एक्शन बनाने के लिए, जुरिस्डिक्शन बनाने के लिए, तो मैं कॉर्पोरेट ऑफिस से भी बना सकती हूँ, रजिस्टर्ड ऑफिस से भी बना सकती हूँ, दैट इज़ अनदर थिंग। तो वेन एवर वी ड्राफ्ट एनी कॉन्ट्रैक्ट, हम उस हिसाब से सोच के रखते हैं कि हम दोनों एड्रेस लिख दें। ओके। आगे काम आएगा, हमारे लिए जुरिस्डिक्शन कहाँ सूटेबल होगा हम वो लिखते हैं। दिस इज़ वन थिंग, दोनों पार्टीज़ का मेंशन करना है। देन देयर कम्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, रिसाइटल्स। आपने कभी देखा होगा वेयर एज ऐसे लिखा होता है, वेयर एज दिस पार्टी विल डू दिस, वेयर एज दिस इज दिस। सो ये होता है रिसाइटल क्लॉज, जिसमें आप एक ब्रीफ देते हैं कि दोनों पार्टीज चाहती क्या है, इंटेंशन क्या है, क्यों आ रही है इस अग्रीमेंट में। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इन 4 to 5 पैराग्राफ्स
maybe 2 line, 1 line each, depending on the subject matter. And then thereafter comes the main agreement, जिसमें आप terms and conditions डिवाइस करते हो कि किसने क्या परफॉर्म करना है. अगेन दिस इज एज पर योर अंडरस्टैंडिंग कि आपने हेड्स क्या डालने हैं उसमें, सब हेड्स क्या डालने हैं. बट जैसे लीगल ड्राफ्टिंग में होता है ना फॉर्मल पैराग्राफ्स कि मैंडेटरी पैराग्राफ्स ये ज़रूरी है वरना डिफेक्टिव हो जाएगी प्लेन, वैसे ही इसमें है. ऑब्वियसली डिफेक्टिव नहीं होएगा बट वेग अग्रीमेंट बन जाएगा. तो इसमें भी आपको जुरिस्डिक्शन डालना है, अच्छा, गवर्निंग लॉ डालना है कि किस स्टेट के लॉ से गवर्न हो रहे हैं. अगर इंटरनेशनल है तो कौन सी कंट्री के लॉ से गवर्न होंगे. ठीक है, डोमेस्टिक है तो हम न्यू दिल्ली से करेंगे या फिर किसी और स्टेट से करेंगे. अच्छा, मोर और लेस सेम होते हैं डोमेस्टिक में, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है. देन आजकल आर्बिट्रेशन हर कोई चूज करता है, बट वो इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है कि लोग हर अग्रीमेंट में डाल देते हैं. जिस अग्रीमेंट की इतनी वैल्यू नहीं है उतना आर्बिट्रेटर की फ़ी हो जाएगी एंड आर्बिट्रेशन वुड बी वेरी कॉस्टली. तो हम क्या करते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट का एक समाधान का एक इंस्टीट्यूशन है. अच्छा, प्री लिटिगेशन मीडिएशन इसको बोलते हैं कि आप लिटिगेशन में जाने के पहले वहाँ चले जाओ अपना प्रपोजल लेके. दे विल कॉल आउट बोथ द पार्टीज, वहाँ पे सेटल कराने का ट्राई करते हैं. तो दैट रेमेडी कैन ऑल्सो बी पुट. देन अगेन दिस इज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कि जो प्रैक्टिसिंग होगा उसको पता होगा कि वहाँ हो रहा है एंड वो इनकॉर्पोरेट करेगा उसमें. अगर मान लीजिए वो लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट का इश्यू, क्यों जाएगा वो आर्बिट्रेशन में, तो वो आपको देख के डालना है उसमें कि रेमेडी कौन सी सूटेबल होगी. ऐसा नहीं कि बस एक फॉर्मेट मिल गया एंड यू डू इट. देन देयर इज अ क्लॉज फॉर नोटिस कि अगर आपको नोटिस भेजना है तो किस एड्रेस पे जाएगा, किस पे नहीं जाएगा. एंड यस, कभी कभी क्या होता है कि आपने एक अग्रीमेंट बनाया, उस टाइम पे वो लॉ के अकॉर्डिंग इन्फोर्सेबल था, लेटर ऑन इट इज़ नॉट. पर क्या होता है कि केवल कुछ पार्ट उसका इन्फोर्सेबल नहीं है क्योंकि लॉ चेंज हो गया, चेंज इन लॉ का सिचुएशन हो गया. चेंजेस लॉ इज़ अनदर क्लॉज, वो सर्टेन सब्जेक्ट मैटर में होता है. दैट इज़ डिफरेंट थिंग दैट आई विल कम ऑन टू. सो दिस आई एम सेइंग, सो देयर इज़ अ डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी. आप वो क्लॉज डालोगे कि इन केस कुछ भी होता है जिसकी वजह से कुछ क्लॉजेस अनइन्फोर्सेबल हो जाते हैं तो बाकी का अग्रीमेंट चलेगा. ओके, तो वो पैराग्राफ यू नीड टू पुट. ओके, सो ऐसे ही बहुत सारी. अच्छा, दैट पैराग्राफ इज नोन एज डॉक्ट्रिन रिलेटेड टू. हाँ, इट्स अ डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी जो गाइड करेगा आपके अग्रीमेंट को इफ़ यू पुट इन दैट क्लॉज. अगर आप नहीं भी डालते हो तब भी इफ़ इट कम्स टू द कोर्ट तो वो समझ जाते हैं कि हाँ आपको कितना करना है, कितना इतना अनइन्फोर्सेबल है, इसको हटा देते हैं. बाकी का पार्टीज़ की इंटेंशंस क्लियर हैं, दे वांट टू परफॉर्म दिस, तो वो हो जाएगा. लेकिन इट्स बेटर टू पुट इट क्योंकि वेग छोड़ने से अच्छा है आप लिख दो. फिर ऐसे ही काफ़ी क्लॉजेज होते हैं इंपॉर्टेंट जो जब अगर किसी को ज़रूरत है मेंटोरशिप में आई कैन एक्सप्लेन जैसा. Absolutely. एंड देयर वाज वन अनदर चेंज इन लॉ. सो मान लीजिए टेलीकॉम कंपनीज हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं या जैसे भी हैं, दे एंटर इनटू एन अग्रीमेंट विद गवर्नमेंट और मीडिएटरीज कि ये हम, या पावर प्लांट है कि हम जनरेट करेंगे और फिर वील मतलब दे गिव दिस कॉस्ट कि इतना आएगा, ये सब कुछ आएगा. बट बीच में कोई लॉ आ गया जैसे GST आ गया, अगर उसकी वजह से उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है उनकी कॉस्ट पे, तो वो चेंज इन लॉ हो गया. तो देन दे कैन मीडिएट कि नहीं इस क्लॉज को इन्वोक करके अब आप चेंज कर लेते हैं, मतलब कि थोड़ा सा कॉस्ट में चेंज आ रहा है तो हम टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर लेते हैं. अगेन इस पे भी बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, कोर्ट में आते हैं वो दोनों अपनी अपनी पार्टीज इंटरप्रिटेशंस निकालते हैं, नहीं वो इसमें नहीं एप्लीकेबल होगा, इसमें एप्लीकेबल होगा. देन अगेन तो आपको जो भी क्लॉज लिखना है ना एकदम इतना सिंपलर टर्म्स में लिखिए कि सामने वाले को समझ आ जाए. देयर इज नो स्कोप फॉर एम्बिग्विटी. क्लियर करिए, आपको लड़ाई होनी नहीं है. देन अगेन बिकॉज इट्स अ स्किल ड्राफ्टिंग, तो आप शायद एक में गलती करोगे, 2 में करोगे, चौथे में नहीं करोगे, 5वें में नहीं करोगे. करेक्ट. और नेहा जो अगला स्टेप रहता है जैसे आप बता ही रहते कि ड्राफ्टिंग में फिर नेगोशिएशन भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है.
Yes. तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। नेगोशिएशन में जैसे मैंने तो अपना ड्राफ्ट बनाया, ऑपोजिट पार्टी भी अपना एक वकील के थ्रू एक ड्राफ्ट लेकर आए, तो नेगोशिएशन में क्या होता है फिर? सो व्हाट वी डू, बिकॉज इतनी अंडरस्टैंडिंग लॉयर्स के बीच में होती है, अगर दोनों की तरफ से लॉयर्स हैं तो वी से और ये मीटिंग्स होती कहाँ है फिर? आज इट कैन बी थ्रू जूम, गूगल मीट, आपको फिजिकली मिलना है। नेगोशिएशन इज जस्ट कि आपकी बोथ द पार्टीज आर अंडरस्टैंडिंग कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इट्स देयर इज नो फॉर्मल प्रोसेस कि हमें इसी के थ्रू जाना है। सो एक तरीका होता है कि आप जो मेन अग्रीमेंट ड्राफ्ट कर रहे हैं उसके पहले एक MOU बना लें, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके। तो जब वो आप ड्राफ्ट करते हैं ना, तो उसमें आप ऐसे प्रोसीजर लिख देते हैं कि हम ना, या फिर उसको एक देयर इज अनदर नोट शीट हो गया या कुछ भी है जिसमें आप मोटा मोटा लिख देंगे कि ये पे हम डिस्कस कर लेंगे, एक मीटिंग रख लेंगे। जब वो डिस्कशन हो जाता है, देर आर पीपल हु विल बी राइटिंग कि हम वी हैव अग्रीड अपॉन दिस थिंग, दैट इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट, एंड देन यू एग्जीक्यूट द अग्रीमेंट, यू ड्राफ्ट इट एंड देन फाइनलाइज इट एंड एग्जीक्यूट इट। क्या दूसरे सिनेरियो में ये होता है कि आपने एक पार्टी ने अग्रीमेंट बना के भेजा कि हमारी ये मोटी मोटी बात हुई थी, अब आप देख लीजिए। सामने वाली पार्टी को लगा कि ये वाले क्लॉजेस तो नहीं बात हुई थी या ये मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं, तो आप उसमें कमेंट्स लिख के भेज देंगे, दूसरी पार्टी फर्स्ट पार्टी को फिर से लिख के भेजेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर उनको समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो देल हैव अ मीटिंग, वो बात करेंगे, नेगोशिएट करेंगे। अगर जैसे कि लीगल क्लॉजेज हैं तो उस पर ज़्यादा कोई ऐसा कुछ लड़ाई वड़ाई होता नहीं है, बट अगर जैसे हाँ आर्बिट्रेशन है तो ये हो सकता है कि सीट कहाँ रखें आर्बिट्रेशन की। करेक्ट। तो फिर आप वी सजेस्ट कि न्यूट्रल वेन्यू रख लीजिए आप, है ना। न्यूट्रल वेन्यू पे, न्यूट्रल वेन्यू का मतलब क्या होगा? जो दोनों पार्टीज के लिए कन्वीनियंट हो। कन्वीनियंट। ओके। वरना नॉर्मली ये होता था पहले कि किसी भी एक पार्टी की जगह पे हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा हाँ। दूसरे को आने जाने में। मोस्टली कंपनीज होती हैं तो दे हायर दे एंगेज देयर ARs, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। दैट इज़ ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको अपने अग्रीमेंट में डालना होगा कि ये अग्रीमेंट जो साइन कर रहा है, जो एग्जीक्यूट कर रहा है, दैट पर्सन इज ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन दैट पर्टिकुलर मीटिंग, बोर्ड मीटिंग में। तो वो भी ज़रूरी है। ओके। अगर कंपनी है तो, पार्टनरशिप है तो पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू दैट पर्सन इज ऑथराइज। सो वो बहुत ज़रूरी है लिखना कि आपको ऑथराइज किया हुआ है। उसके साथ फिर उस अग्रीमेंट के साथ यू विल अनेक्स दैट डॉक्यूमेंट ऑल्सो, ऑथराइजेशन लेटर। क्योंकि आज मैं बोलूँ कि आई एम रिप्रेजेंटिंग XYZ कंपनी एंड हमारे पास ये ऑफर है, ये है, एंड आजकल स्कैम बहुत चल रहे हैं। आपने ऑफिस भी दिखा दिया अपना, सब कुछ कर लिया एंड आपने मान लिया, मैंने दिखाया, साइन करा लिए, पैसे लेने का अगर कोई ट्रांजेक्शन हो गया, दैट कंपनी इज गॉन। नहीं है तो फिर क्या करोगे आप? यू नीड टू चेक ऑल द डॉक्यूमेंट्स। देन वी कम ऑन टू द क्वेश्चन कि कैसे करें, तो वो ड्यू डिलिजेंस होती है। अगर आप फर्स्ट टाइम किसी पार्टी से डील कर रहे हो, आप अपने एडवोकेट के थ्रू ड्यू डिलिजेंस कराएंगे। मैम अगर आप स्टूडेंट के लिए बताइए थोड़ा सा कि ड्यू So, डिलिजेंस due होता क्या है, diligence- कैसे करवाते हैं, क्या होता है? अगर आप क्या ये वकीली करते हैं डेफिनेटली, बट कैसे करते हैं इसको? आजकल डिजिटाइजेशन हो गया है हर चीज़ का, अच्छा। ठीक है। एंड आई डोंट थिंक कि पहले की तरह ऑफिस रन करते हैं कि यू नो कि 10 दिन बाद आना, दफ्तर ऑफिस ऑफिस ऐसे नहीं होता है। यू गो, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, यू वांट टू एंटर इनटू अ सेल डीड विद दिस बायर और सेलर, इफ़ यू आर बायर, ठीक है। तो आप जानना चाहेंगे कि उसका टाइटल चेन कितना क्लियर है उस प्रॉपर्टी का, उसको ड्यू डिलिजेंस बोलते हैं। आप क्या करेंगे, आप MCD में जाएंगे फॉर इलेक्ट्रिसिटी, वेबसाइट या उनके ऑफिस ही जाना पड़ेगा? पहले वेबसाइट चेक कर लीजिए कि ये एक्चुअली एड्रेस है या नहीं है, इस पे क्या प्रॉपर्टी टैक्स गया है क्या नहीं है, जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वेबसाइट पे। फिर आप जाइए, और जनरली ऐसी वेबसाइट मतलब ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है, नहीं अपडेट हो पाती तो वो बात अलग है। फिर आप उनके ऑफिस जाइए, आप इनका चिट्ठा निकालिए, आप फिर रजिस्ट्रार ऑफिस जाइए, वहाँ जो जुरिस्डिक्शन बनता है। अब जुरिस्डिक्शन निकालना भी ज़रूरी है कि आपको कौन हौस खास जाना है, महरौली जाना है, साउथ दिल्ली की बात है, तो दिस इज़ ऑल यू नीड टू फिगर आउट। बात करने से ही पता चलेगा, लोगों से ही पता चलेगा। आज अगर आप मुझसे पूछे कि इस प्रॉपर्टी का कहाँ पड़ेगा, आई डोंट नो, आई लास्क अराउंड, ठीक है। देयर आर सर्टेन पीपल जो यही काम करते हैं, तो उनसे पूछो, या फिर आप उनको इंगेज करो उनकी सर्विसेज ड्यू डिलिजेंस के लिए। ओके। ऐसे मतलब वो वकील ही हैं?
दे कैन बी एजेंट्स ऑल्सो, एजेंट्स हाँ, आल्सो। वकील भी हो सकते हैं जिनका जिसमें एक्सपर्टीज हो गया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हाँ। जहाँ पे मेहनत ज़्यादा हो गई उसी में हाँ। एक तरह से एक्सपर्टीज और नीश बना लिया अपना। हाँ, देन यू विजिट दोज ऑफिसेस, हम्म। आप सर्टिफाइड कॉपीज अप्लाई करिए, आपको उस प्रॉपर्टी का सब मिल जाएगा। ठीक है। कच्चा चिट्ठा, पक्का चिट्ठा, जो पक्का होगा वही मिलेगा, कच्चा तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जब रजिस्टर्ड ही नहीं है तो रजिस्ट्रार ऑफिस में मिलेगा कहाँ। सो तो कितने स्टेप्स तक जाते हैं आप? जैसे एक आपने चेक किया कि ये फर्स्ट ओनर नहीं था मान लीजिए, तो कितने आपको steps सब तक? चेक करने हैं। तो आप लेट्स से वो प्रॉपर्टी का जो ओनर है वो अब कहीं और रहता है तो आपको जाना पड़ेगा वैसा करने के लिए? प्रॉपर्टी का ओनर कहीं पे भी रहे आप जा सकते हैं, इट्स और जुरिस्डिक्शन अगर बाहर पड़ रही है कहीं? हाँ, आपको करवाना पड़ेगा। जैसे वी हैव दिस क्लाइंट जिसका ऊटी में प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था। अच्छा। कि वो मतलब कोई he just wanted to buy it कि pursuant to some set off, तो अब करानी थी। अभी हम तो यहाँ बैठे हैं, वी हैव नो आइडिया, हमें पता भी नहीं है कि जैसे दिल्ली के तो चलो डिस्ट्रिक्ट्स पता है, किसी और शहर के किसी और प्रदेश का तो कुछ पता ही नहीं होता है। तो देन यू एंगेज दैट लोकल लॉयर देयर, जो आप कॉन्टैक्ट्स के थ्रू जाओगे। ओके। एंड इट्स वेरी इजी नाउडेज, देयर आर व्हाट्सएप ग्रुप्स। अच्छा, यू तो ये सब तो आपको स्टूडेंट्स को बताना पड़ेगा, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। यस, मतलब आप तो ये कहाँ से मिलते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स? जैसे हाँ, आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड अर्लियर कि ये मुझे कैसे मिलेगा, मैं कैसे करूँगी, बट देन यू गेट टू मीट पीपल, यू नो। ओके। डेली बेसिस पे आप कोर्ट में जा रहे होते हैं। तो दीज आर नॉट ओपन ग्रुप्स, यू आर सेइंग दीज आर प्राइवेट ग्रुप्स? हाँ, मतलब सारे लॉयर्स को ही ऐड करते हैं वो लोग। अच्छा। इफ़ यू वांट टू गेट एडेड, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट का हो गया कि ग्रुप्स बने हुए, देयर आर 4 to 5 ग्रुप्स, कोई भी अपना ग्रुप बना लेगा, उसमें इन्फॉर्मेशन डालिए। देयर आर लॉयर्स नाउ जो ट्रैवल भी करते हैं, जो कहीं और मतलब जिनका कहीं कहीं केस चल रहा होता है, अगर आप उनसे भी कनेक्ट में हो जाएं तो ऐसा भी नहीं है कि आपको चिट चैट करनी है। इफ़ यू पुट इट ऑन द ग्रुप दैट आई एम लुकिंग फॉर अ लॉयर इन दैट सिटी पर्टिकुलर, तो कोई ना कोई होगा जो अपना कॉन्टैक्ट दे देगा, जो किसका दोस्त होगा, रिलेटिव होगा, या मे बी नहीं कभी मिले ही हों। तो ऐसे बहुत बार होता है कि अगर राजस्थान जयपुर का कोई केस है और कोई मेरे पास आता है, एंड आई नो दैट आई कैन नॉट ट्रैवल, and if the fee is not appropriate then there is no point wasting a lot of time, and I know कि उसकी expertise better होगी being a local lawyer, तो I'll give his number. अच्छा। और साउथ इंडिया में हो गया, जैसे चेन्नई में आई हैव अ फ्रेंड, लॉ स्कूल, जॉन, इफ यू नो, इफ यू रिमेंबर। करेक्ट। सो उसको अभी एक आर्बिट्रेशन केस है तो उसको रेफर कर दिया। अब देन कभी कभी होता है कि आप क्लाइंट से डायरेक्ट बात करते हैं, देन यू टेल द क्लाइंट हम जो करा रहे हैं वही बेस्ट है, आप फॉलो कर लो, या फिर आप क्लाइंट को बोलोगे कि ये है, आप इनसे बात कर लो, विच एवर वे सूट्स यू। हाँ, चेन्नई में आई थिंक शिवा और मनोज भी है, आई डोंट नो, हमारे बैच में थे। 1200 स्टूडेंट्स, 12 to 1300। ठीक है। तो ये रहा, मतलब कॉर्पोरेट ड्राफ्टिंग के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ड्यू डिलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी। अच्छा, हम लोग इनिशियली मतलब कॉन्वर्सेशन जब स्टार्ट करने वाले थे उससे पहले भी जब हमारी बातें हो रही थी, आपने बताया था कि फीमेल्स के लिए थोड़ा सा जो अटायर को लेकर एक ना कॉन्शियसनेस ज़्यादा लेवल पर काम करती है, और मतलब कंफर्ट के लेवल पर। कंफर्ट, यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो शायद बहुत सारे जो फीमेल एडवोकेट्स होंगी उनके दिमाग में रहता ही होगा कि कैसे मुझे ड्रेस रहना है, क्या किस तरह के जूते पहनने चाहिए, किसको प्रायोरिटी दें, मतलब क्या सीनियर के सामने अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी है, या अपने कंफर्ट को भी हम लोग, क्योंकि अभी यंग एडवोकेट्स हैं, नए हैं, इम्प्रेशन भी झाड़ना है और साथ साथ अपनी ज़बान पे भी काम करना है, लॉ भी पढ़ना है, दिखना भी अच्छा है, तो उनकी ये जो विडंबना है, ये जो क्राइसिस है, इसको कैसे आप सॉल्व करोगे? इसको 2 फैक्टर में डिवाइड करते हैं, एक आपका कंफर्ट और एक आपका डेकोरम। ठीक है, दोनों ओवरलैप नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो कि आपको डेकोरम में तो रहना ही है, आपको फॉर्मल्स पहनने हैं, आप नाउ यू चूज कि आपको पहनने कौन से, आपको इंडियन फॉर्मल्स पहनने, कुर्ता पजामा, डिसेंट वंस, नॉट कि आप ब्लू रेड कलर पहन के आ गए, ऑब्वियसली वाइट्स, ब्लैक्स, ग्रे इफ इट सूट्स, साड़ीज आर देयर, सूट्स आर देयर। लड़कियों के पास ऑप्शन है, लड़कों के पास नहीं है। जैसे अब आपको वेस्टर्न फॉर्म, हम लोग धोती पहन सकते हैं, धोती so the Advocates Act says कि achkan you can wear, and safari suits, I think, I don't remember exactly now, Okay. but हाँ उसमें options हैं।
अब इट शुड बी कॉलर्ड एंड ऑल सो दैट बैंड लगा सकें आप. तो बहुत सारे ऑप्शंस है. यू कैन वेयर साड़ीज, ब्लाउज जिसका कॉलर वाला हो, राउंड नेक हो, बहुत सारी चीज़ें हैं. इट्स रिटन देयर, वन शुड रीड एटलीस्ट वंस कि क्या क्या पहन सकते हैं, वो लिखा है उसमें. What I remember, yes. I had a discussion with a friend also, very like I think in 2019-20 कि क्या पहन सकते हैं क्या नहीं. So I think ग्रे का भी कुछ है उसमें कि ग्रे पहन सकते हैं, बट चेकर्ड नहीं होता है, लाइनिंग्स आर फाइन एंड कुछ तो है. I don't remember. This साड़ी will not be allowed. नहीं साड़ीज आर अलाउड. दिस इज ब्लैक. अच्छा, तो बट इसमें भी चेक्स हैं वो जो है. नहीं चेक्स, आई मीन द ब्लॉक्स चेक्स जो पैंट्स लोग पहन के आते हैं ना वेस्टर्न वेयर में, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके. सो और इसके ऊपर से ब्लेजर तो आई थिंक मैंडेटरी. ब्लेजर तो ब्लैक है, सॉलिड ब्लैक, जेट ब्लैक, वो तो आपको पहनना ही पहनना है, उसमें तो कोई वेरिएशन हो ही नहीं सकती. नहीं, हाँ, मैं तो जूतों के बारे में सुनने के लिए बहुत इंटरेस्टेड. जूते बहुत इम्पोर्टेंट. जूते किसको मारते भी हैं क्या? नहीं, मन बहुत होगा, खुद को भी मारने का हो सकता है. करेक्ट. सी, कंफर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू शूज. जैसे मैंने बोला, डेकोरम में रहना है, कंफर्ट में रहना है, ओवरलैप नहीं कर सकते हैं. पर आजकल के मार्केट में वैरायटी है. आपको जैसे आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं, यू वेयर फॉर्मल्स, ठीक है, सेमी फॉर्मल्स आर ऑल्सो देयर, फॉर्मल्स आर ऑल्सो देयर, एंड पीपल डू वेयर कंफर्टेबल क्लोथिंग फॉर्मल्स में भी. ऐसे ही सेम हमारी फील्ड में भी है. आप कंफर्टेबल पहनिए. ज़रूरी नहीं है कि आपको एकदम हार्वी स्पेक्टर बन के ही जाना है, बट डिसेंट दिखना है. यू नो, अगर आपकी, अगर फॉर मेन इफ आई टॉक अबाउट कि बियर्ड है तो अच्छे से ट्रिम्ड है, ठीक है. अगर आपका हेयर स्टाइल है तो क्लीन एंड नीट है. मतलब ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है. फिर जब क्लोथिंग पे आती है तो कंफर्टेबल वेयर. ऐसा नहीं है कि इतना टाइट कपड़े पहन लिए कि भाई सांस आना बंद हो जाए, क्योंकि बैंड तो आप ऑलरेडी पहन रहे हो. सो यू नो, ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड. देन इट कम्स टू शूज़. शूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. आई हैव लर्नड वेरी लेट इन लाइफ दैट शूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप महंगे खरीद लोगे उससे मतलब नहीं है. आप कंफर्टेबल खरीदो, चाहे वो किसी भी ब्रांड के हो, कोई भी सस्ता सा हो, डजेंट मैटर. फैशन इंडस्ट्री में सुपर फास्ट फैशन चल रहा है. एवरीबडी वांट्स टू वेयर. आज ये जूता पहनना है, कल वो पहनना है, बट कंफर्ट कहाँ है? आप चूज़ करो कि वो कंफर्ट ज़रूरी हो आपका. सो फॉर मी, आई वेयर कंफर्टेबल शूज़ नाउ. कोई कुछ भी बोल ले, इट शुड बी ब्लैक. बट इनिशियली प्रॉब्लम हुई थी. मतलब प्रॉब्लम नहीं हुई थी, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि नोबडी इज गोइंग टू से एनीथिंग. एंड इवन इफ दे डू, तो फिर मतलब आप बहुत सारे स्टूडेंट्स की मदद करने वाले हो. हाँ, नाउ डेज द फ्रेशर्स दे आर कमिंग वेयरिंग स्पोर्ट्स शूज. कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके. आप कंफर्ट उस हिसाब से देखो जो डिसेंट हो. देयर आर सीनियर एडवोकेट्स हु वेयर दिस स्केचर का शू, लाइक वेरी कॉमन शू, बिकॉज इट इज नीड ऑफ द आवर. आप खड़े नहीं हो पाओगे दिन भर. आपको सुबह 10 साढ़े 10 बजे से शाम को 4 बजे तक खड़े रहना. आप खड़े कैसे रहोगे अगर आपने एकदम थिन वॉल्यूम वाला जूता पहन लिया जिसका स्पॉन्ज ही नहीं है, कुछ भी नहीं है? आपके तो पैर जवाब दे जाएंगे, आप कुछ काम करने लायक नहीं बनोगे. देन फैशन के चक्कर में पीपल आर वेयरिंग हील्स. सो सी, अपना अपना चॉइस है. आपको फैशन करना है, इफ़ यू आर कंफर्टेबल. सम पीपल आर वेरी कंफर्टेबल वेयरिंग हील्स, उनको उसी में समझ आता है. आई नो दिस फ्रेंड ऑफ माइन, शी इज़ लाइक, आई कैन नॉट वॉक इन फ्लैट्स. अच्छा. बिकॉज मैं गिर जाऊंगी फ्लैट्स में, मुझे समझ ही नहीं आता है. सो आई लाइक हील्स एंड आई विल वेयर हील्स. अब इफ इट वर्क्स फॉर हर, इट्स गुड. फॉर मी तो whosoever joined office, I told them wear comfortable shoes. Nobody is going to judge you, and even if they are going to judge you, they have already reached to a stage कि उनको जज करना अलाउड है. you know, वो कर सकते हैं, उन्होंने वो पहुंच गए वहाँ पे. बट यू बी क्लियर कि अभी तुम्हें वहाँ पहुँचना है. वहाँ पहुँचने के लिए तुम्हें अपनी सेहत पे ध्यान देना है. पैर नहीं होंगे तो चलोगे नहीं तो दूसरे दिन उठोगे नहीं. तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं. So shoes important है. Right now also I'm wearing walking shoes. But I keep one fleshy ones for my corporate meetings. Okay. मैं अपनी गाड़ी में रखती हूँ. I change it, go to the meeting, come back, change it.
आपको मीटिंग में 1-2 घंटे निकालने ना, बैठ के निकालने, कोर्ट में तो आपको दिन भर खड़े होना है. इफ़ यू फील लाइक कि वो फील नहीं आ रहा है उस क्लोथिंग में, यू वेयर इट. आपके पास ऑप्शन है, दिन में इतना बड़ा दिन होता है, यू कैन एनी टाइम चेंज इट. बट ऐसा नहीं है कि वॉकिंग शूज पहन रहे हैं तो वो स्टारी लाइट्स हो रही हो उसमें, मतलब ब्लैक एंड वाइट ही हो. मतलब डिसेंट हो. डिसेंट हो तो पहन सकते हैं. कंफर्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है. आजकल की लाइफ बहुत भाग दौड़ वाली है, आपको डिसेंट पहनो, कंफर्टेबल पहनो. ठीक है. तो अब आई थिंक नेहा समय आ गया कि अब जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्ज़ाम है, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताइए, क्योंकि स्टूडेंट्स लगातार वैसे भी पूछते रहते हैं. कई सारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. 10 लाख सब्सक्राइबर हैं हमारे यूट्यूब चैनल के. वेरी नाइस. तो उसमें इट्स अ वेरीड स्पेक्ट्रम, जहाँ पे बहुत सारे फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, कई सारे लॉ स्टूडेंट्स हैं. तो वो जो एडवोकेट्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा सा. ठीक है, आई विल स्टार्ट विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. ठीक है. So in total you need 5 years of experience from the date of enrollment. Okay. 4 years. Date of provisional enrollment. Yes, provisional only because AIB का तो बाद में ही होता है, तो कुछ ऐसा नहीं है. The moment you get your enrollment, from that date it counts. Okay. So for me it's 20th of September. Okay. So उस दिन से मेरा डे काउंट होगा, फिर नेक्स्ट ईयर पे वो 1 ईयर कंप्लीट होगा. So आपका 5 years होने चाहिए एक्सपीरियंस. 4 years आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट करिए. ठीक है. 5th ईयर में यू गेट योर सेल्फ एनरोल्ड विद एन एडवोकेट रिकॉर्ड हु हैज़ अ स्टैंडिंग ऑफ 10 years बीइंग एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड. ओके. तो ऐसा नहीं है कि मैं AOR बन गई हूँ तो मैं किसी और को वो इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी दे सकती हूँ, नहीं दे सकती. मैं दे दूंगी बट दे वोंट बी एलिजिबल फॉर द एग्जाम पर्पस. सो मुझे 10 साल कंप्लीट करने पड़ेंगे फ्रॉम द डेट that I cleared AOR exam, that I got my certificate in the AOR code. 10 साल कंप्लीट होने के बाद I will be able to give certificate to that person. So बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है जो एग्ज़ाम में अपेयर होना चाहते हैं. जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है then they get to know कि हमें वो 1 साल का जो करना था वो हमने कर तो लिया, बट AOR ऑफिस में आज तक सर्टिफिकेट नहीं सबमिट करा. तो व्हाट यू डू, जब आपका 4th ईयर कंप्लीट हो जाएगा, आप 5th ईयर में जा रहे हो, तो 5th ईयर में जाने के साथ ही जिन भी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के साथ आप काम करना चाह रहे हैं, यू गो टू दैट पर्सन, यू टेक अ सर्टिफिकेट फ्रॉम दैट AOR एंड वो आप सबमिट करोगे AOR ऑफिस में सुप्रीम कोर्ट के. उस दिन से आपका जूनियरशिप चालू होगा, जो इंटर्नशिप पीरियड फॉर 1 ईयर, इट्स कॉल्ड ट्रेनिंग पीरियड, इंटर्नशिप पीरियड. तो वो उसी दिन से काउंट होगा जब आपका डिफेक्ट फ्री एप्लीकेशन AOR ऑफिस में चला जाएगा along with the certificate of AOR. So उसको बोलते हैं commencement certificate, क्योंकि आपकी commencement हो गई है. Then for a year you work with the concerned AOR. जब आपका 1 year complete हो जाएगा, you will take another certificate that is called completion certificate. Okay. Then again you submit it to the AOR office. तो उसमें कोई जुगाड़ का कोई स्कोप नहीं है. वो आपको 1 साल पहले सबमिट करना है, 1 साल बाद सबमिट करना है, कोई स्कोप नहीं है. इफ़ पीपल थिंक कि हम बैक डेट में दे देंगे, नहीं, होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है. ओके. एंड होना भी नहीं चाहिए. बैक डेट में क्यों करना है चीज़ें. सो बहुत क्लियरली जब हो जाएगा वो सर्टिफिकेट दे देंगे, आप AOR ऑफिस में सबमिट करेंगे, अगेन डिफेक्ट फ्री एप्लीकेशन के साथ. Then comes the exam notification. You fill up the exam form. You take the exam. ठीक है. So exam pattern के बारे में थोड़ा सा I'll give an idea. है ना? Absolutely. क्योंकि eligibility criteria यही है. Then it depends upon you कि आप ज़रूरी. और कोई भी स्टेट का इसको दे सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ बिल्कुल. It's Supreme Court is for everybody. Absolutely. तो आप शायद 3-4 साल किसी भी स्टेट में प्रैक्टिस कर सकते हैं. लास्ट ईयर में आके आप एनरोल कर लीजिए concerned AOR के साथ, and then you can do it. Okay. So they have to be mandatorily here in Delhi for that? Yes. Because AORs would be here only. Yes. तो दिल्ली आना पड़ेगा बेसिकली. दिल्ली आना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अलग अलग राज्यों से. क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि AOR के साथ करनी है, AOR के साथ आपको सुप्रीम कोर्ट में करनी है. कोर्ट में करनी है. ऑलराइट. तो कोर्ट तो यही है, कहीं ना कहीं तो एक जगह होता ही है जहाँ आना पड़ेगा. सो दैट इज़ देयर. देन आते हैं एग्ज़ाम के पैटर्न पर. There are 4 exams. One is practice and procedure, जो आप सीख जाते हो अपने throughout the practice. Second is drafting, वो भी सीख जाते हो आप. Third is ethics, professional ethics.
अब किसी का थोड़ा ऊपर नीचे हो भी जाता है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो लोग सीख ही जाते हैं। क्या रहता है उसमें, कैसे सवाल आते हैं? जैसे कि क्लाइंट डीलिंग करनी है, प्रिविलेज, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये आ गया। फिर एडवर्टीजमेंट नहीं करनी है, ये आ गया। अच्छा। सो ऑल दीज थिंग्स दैट यू लर्न ऑन एन एवरीडे बेसिस वही होता है। देन द फोर्थ क्वेश्चन पेपर इज ऑफ लीडिंग केसेस, जिसकी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड करता है पहले से ही, उसकी वेबसाइट पे होती है, नोटिफिकेशन के साथ आ जाती है कि ये सारे में से सवाल पूछे जाएंगे आपसे, जो केशवानंद भारती से स्टार्ट होता है और आज तक के जितने भी जजमेंट्स हैं। और अभी आई थिंक 84-86 नंबर ऑफ केसेस हैं जो लीडिंग केसेस हैं। अच्छा। इस साल बढ़ा दिए गए थे, 20 मोर दे एडेड इन द लिस्ट। सो ये 4 पेपर होते हैं फर्स्ट पेपर, और ये चारों पेपर आप हर इंटरट्वाइंड हैं। आप एक की प्रिपरेशन करोगे ना, जब आप दूसरे के पे आओगे तो यूल अंडरस्टैंड ये तो उसमें भी पढ़ा था। तो इट्स नॉट आउट ऑफ द सिलेबस जो आपने प्रैक्टिस करी है। आप जो प्रैक्टिस करते हो वो वही चीज़ है, बस आपको लिखना है उसको। एंड लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने लिखना छोड़ दिया होता है लॉ स्कूल के बाद। हाँ नहीं, आप टाइपिंग स्टार्ट कर देते हो, पेपर में आपको हाथ से ही लिखना है। अच्छा। लास्ट टाइम दे ट्राइड, लास्ट टाइम एज इन व्हेन आई अपीयर्ड, तो उन्होंने कंप्यूटर बेस्ड भी रखा। Oh, that option was given to. Yes, initially whether you want to opt for pen and paper or computer based. Few people chose for computer based. उनका हुआ selection? It failed miserably. The system for system computer failed. based, something happened. I think the systems did not work in the very first paper, so they were asked to appear, write. So that happened, which was like obviously थोड़ा सा हार्ट ब्रोकन होता है कि आपने प्रैक्टिस ही उसी से करी है ना। यू प्रैक्टिस टाइपिंग। तो मतलब ये भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आने वाले टाइम में हो सकता है इट विल बी कम्प्लीटली बाय टाइपिंग, हो सकता है ऐसा। हाँ कि सिस्टम्स अगर डेवलप हो जाए और AOR एग्ज़ाम ना कि सिर्फ आप सुप्रीम कोर्ट से या मतलब हो सकता है हाई कोर्ट्स में भी ये एग्ज़ाम होने लग जाए, इन द सेंस कि अब कहीं कहीं हाई कोर्ट हैं जहाँ पे एडवोकेट ऑन रोल होता है। ओके। तो उनको एक सेपरेट कोड दिया जाता है। आई थिंक यूपी में है, बिहार में भी है, बिहार में भी है, तो वहाँ पे भी होता है एग्ज़ाम। आई थिंक एग्ज़ाम नहीं होता है, एग्ज़ाम बिहार साइड नहीं, एग्ज़ाम नहीं होता है हाँ, बट वहाँ पे एडवोकेट ऑन रोल होते हैं, तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग। उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड ऑल आई डोंट नो। आई थिंक वो कंसर्न स्टेट बार से होना चाहिए, जैसा भी है। सो जैसे हमारे यहाँ होता है कि लोकल काउंसिल होना चाहिए, हु विल बी साइनिंग द पिटिशंस, चाहे आप बाहर के स्टेट के हो, एक लोकल काउंसिल को करना पड़ेगा। दिल्ली के कोई भी पिटिशन फाइल करने के लिए दिल्ली के काउंसिल को साइन करना पड़ेगा। हर स्टेट का है। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन पेपर्स एंड द एग्जाम पैटर्न, सो आप जो भी सीखते हैं वो 4 से 5 साल की ड्यूरेशन में वो सब आता है उन पेपर में। एंड इनिशियली एवरीबडी थिंक्स कि हम 1 साल प्रिपरेशन करेंगे। आप लिटिगेशन में इतना बिजी होते हो, आपको टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने का। तो आई वुड से कि थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो, पहले से पढ़ लो। एटलीस्ट लीडिंग केसेस वन शुड नो, क्योंकि वही ज़्यादा टाइम लेगा। जो आपने सीखा है तो आप कर ही रहे हो, वो तो आपका सिलेबस लिमिटेड होगा ना। लीडिंग केसेस में तो क्या आ जाए यू डोंट नो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप रीडिंग ऑल द जजमेंट्स ऑन एन एवरीडे बेसिस, और वो वैसे भी हेल्प ही करेगा आपकी लिटिगेशन में। सो वो बहुत ज़रूरी है। एथिक्स तो जैसे अभी सोशल मीडिया आ गया है, सोशल मीडिया पे कितना कुछ करना अलाउड है, कितना नहीं है, वो भी सब्जेक्टिव हो गया है। पहले तो बिल्कुल ही नहीं था एडवर्टीजमेंट, अभी भी नहीं है, बट सोशल मीडिया पे आप बात कर रहे हैं। टुडे वी आर सिटिंग हियर। अर्लियर अगर यही नॉर्मली होता तो इसको काउंट कर लिया जाता कि मैं अपने आप को प्रमोट कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, विच वॉज नॉट अलाउड। करेक्ट। बट बिकॉज द सोसाइटी चेंजेस, द डायनामिक्स चेंजेस, तो आप मॉडिफाई करते रहते हो थोड़ा थोड़ा इंटरप्रिटेशन को। तो अभी जैसे BCD का एक सर्कुलर आ गया है, नोटिफिकेशन, कि ये जो लोग बेसिकली रील्स बना रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन, इंटरप्रिटेशन अपना बता रहे हैं वो लॉ का, जो जजमेंट्स आ रहे हैं, तो अगर इफ़ दे आर फाउंड कि कुछ गलत बताते हुए या कुछ भी है, तो उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा या सस्पेंड कर दिया जाएगा। समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट नोटिफिकेशन इज देयर, जो मैंने भी रिसेंटली आया है।
तो ये और एडवोकेट्स को बोला गया है जो भी इंटरप्रेट कर रहे हैं जजमेंट्स को। रील्स बना रहे हैं, आप अपना मोबाइल नंबर छोड़ रहे हो, आप अपने आप को प्रमोट कर रहे हो ना, मतलब इट्स लाइक Which is not allowed. इट्स नॉट अलाउड, वन कैन नॉट डू इट। तो इवन आई हैव सीन इट, वो अपना वीडियो बना रहे हैं कि आज इस केस में ये हुआ, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो या कुछ हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। इट इज़ नॉट अलाउड, इट इज़ बार्ड एट ऑल, यू कांट डू इट। इफ़ यू वांट टू प्रीच दैट इज़ वन थिंग, बट आप तो सीधे व्हाट इज सॉलिसिटेशन कर रहे हो, इट्स नॉट अलाउड, वन शुड नॉट डू इट। सो ये भी एक बहुत बारीक सी लाइन है, क्योंकि अब ऐसा टाइम आ चुका है, हाउ हाउ वुड डू यू यू डिफरेंशिएट इट, हाँ, ना, द टू कि क्या है एस्पेक्ट्स, तो कि कहाँ पे वो सॉलिसिटेशन में काउंट हो रहा है और कहाँ वो सिर्फ अपना सब्सक्राइबर, जैसे कई सारे अब इंस्टाग्रामर्स हैं, वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं, लेकिन उनके अच्छे खासी फॉलोइंग है। हाँ, एक जगह पे आप बता रहे हो कि ये मेरी अचीवमेंट है आज की, दैट इज़ फाइन, आप बता रहे हो, मतलब मेरे हिसाब से, शायद आई कैन ऑल्सो बी रॉन्ग। सो बट एक जगह आप बता रहे हो आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए, दैट इज़ लाइक सॉलिसिटेशन। तो दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। तो क्या वकीलों पे किसी भी तरह का कोई मतलब एक तरह से ये बात है कि आप कॉन्टैक्ट, सॉलिसिटेशन इज नॉट अलाउड, सॉलिसिटेशन नॉट फॉर केस बेसिस, बट अगर किसी चीज़ को, किसी स्टूडेंट को कोई जानकारी चाहिए, लेट्स से आपसे चाहिए कि नो मैम प्रॉब्लम। मुझे मैम प्लीज़ आप बताइएगा कि एओआर एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना है I get so many है ना, questions on तो दे कैन कनेक्ट Instagram, विद on यू। LinkedIn, and yes, sometimes I'm not able to answer. I drop my WhatsApp number or normal, not every time you are checking LinkedIn and everything. करेक्ट। So I'll be like, you contact तो me. स्टूडेंट्स आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं लिंक्डइन पर, अगर कनेक्ट करना चाहें। कनेक्ट करना चाहे कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। बट समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि कॉन्टैक्ट किया, आई एम नॉट एबल टू रिसीव द कॉल, जो किसी के भी साथ हो सकता है, तो फिर वहाँ पे वो लिंक ब्रेक हो जाती है। तो इट्स बेटर कि आप मैसेज छोड़ देंगे, मैं एक नहीं तो 2 दिन, नहीं तो 3 दिन, या मान लो 1 महीने बाद भी चेक किया, करेक्ट। तो आई विल बी रिस्पॉन्डिंग। और अगर बहुत ही ज़्यादा अर्जेंसी है, देन यू ड्रॉप अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, बट वकील नंबर अपना अलग से नहीं दे सकते, ये नहीं बोल सकते ना, मतलब नंबर अलग से देना कि आप ये केस फॉर लेके आ एजुकेशनल जाइए, पर्पसेस हाँ हाँ, वो अलाउड है। वो अलाउड है। उसमें तो क्या है, जैसे मैं अपना नंबर आपको दे रही हूँ कि आपको कुछ क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज आई एम सिटिंग हियर, हम डिस्कस ही तो कर रहे हैं कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। जी जी। तो जैसे कि अगर कोई वकील है, वो चाहे कि मैं अपना एक प्लेटफॉर्म बनाता हूँ, अपना चैनल बनाता हूँ, जहाँ पे मैं लीगल जानकारियाँ दूंगा और स्टूडेंट्स के लिए या फिर यंग एडवोकेट्स के लिए काम में आएंगी, तो ये करना अलाउड है टू एन एक्सटेंट, कि आप कितनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन सही दे रहे हो, कितने इंटरप्रिटेशन सही दे रहे हो, आप डाइवर्ट नहीं कर रहे हो, मतलब यू नीड टू नो द थिंग्स बिफोर यू स्पीक, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ओके। फिर तो वो आपके ऊपर है कि इंटरप्रिटेशन का खेल है सारा का सारा, तो वो सारी चीज़ें हैं। बट येस, इफ़ यू आर प्रीचिंग समथिंग, यू नीड टू नो दैट। If you tell me today, Neha, tell me about this judgment, I'll be saying कि I'll have to go through the judgment again before even speaking about it. करेक्ट। हमारी क्योंकि जैसे बात भी हो रही थी 3 ईयर वाले पे, जो बात भी हो रही थी हमारी, And I clearly said I have not read the judgment. करेक्ट। I've just read, few paragraphs, किसी ने बता दिया कि ये है कि you need to get the certificate for that practicing period and all. So I know that much. I might be wrong about that also because just करेक्ट, मतलब अपना स्टैंड तो तो क्लियर बहुत होना क्लियरली बोल देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस बोलने के लिए बस बोल दिया फॉर द सेक ऑफ जस्ट सेइंग आई नो एवरीथिंग, वो नहीं होना चाहिए। सो दैट इज देयर। एओआर का ये है कि इट्स अ गुड ऑप्शन, लाइक आई हैव सीन इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स आल्सो। अच्छा। बिकॉज व्हेन यू आर इन एओआर, people will get the filing through you, get it done through you, and आप बेसिकली यू विल चार्ज फॉर इट, मतलब मिनिमली चार्ज करोगे, बहुत ज़्यादा नहीं चार्ज करोगे, जैसे केस के लिए चार्ज करते हैं, दैट आइदर यू विल बी ड्राफ्टिंग एंड डूइंग एवरीथिंग, और यू विल बी जस्ट फाइलिंग, और जिसने ड्राफ्ट किया उसका आप चेक करोगे दैट। अच्छा, एओआर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत आती हैं, जैसे विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वही वाला केस है, सिनेरियो एकदम वैसा ही है। एक भी फाइल चली गई बिना पढ़े और कुछ ब्लंडर हो गया, AOR is responsible. Then ट्रांसलेशन गलत चला गया, AOR is responsible.
तो मैम अपनी फीस भी बता दीजिए कि फाइलिंग के लिए क्या फीस लेती हैं। दैट विल बी सॉलिसिटेड। ओके, चलो, तो मतलब पैसा अच्छा खासा कमा लेता है। मैं जानना ही चाह रहा कमा हूँ सकते कि हैं जो आराम AOR एग्ज़ाम अगर आप क्रैक कर देते हैं, 5 साल प्रैक्टिस हो गई है, तो दिल्ली आकर आप किसी AOR जो कि जिनकी 10 ईयर की प्रैक्टिस हो गई उनके साथ रजिस्टर करिए, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट लीजिए और उसका कंप्लीशन भी फाइल कर दीजिए हाँ। टाइमली बेसिस पर। ठीक है, परफेक्ट। आई थिंक दैट इज़ इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? कोई जनरली आप विद रिगार्ड टू कॉर्पोरेट या फिर लीगल ड्राफ्टिंग के बारे में कोई जानकारी, कुछ ऐसे मतलब मैं चाहूँगा कि कॉर्पोरेट ड्राफ्टिंग वैसे तो पॉसिबल नहीं है कि 5 इंपॉर्टेंट बातें बता दीजिए, बट इफ़ एट ऑल दैट इज़ पॉसिबल कि कुछ 5 इंपॉर्टेंट बातें विद रिगार्ड टू कॉर्पोरेट ड्राफ्टिंग। Okay, like I said, you need to know the parties. परफेक्ट। You need to know your jurisdiction. The remedy clause, governing law is very important. ऑल राइट। How do you want to pursue it in case of any dispute? Basically, dispute resolution clause. Then your terms and conditions should be ready. As in, what do you want out of this agreement? Your transaction, basically. You need to be thorough about it. And the forum also you were talking about. Yes. Appropriate forum in Appropriate case of forum. dispute. हाँ. So that is there. And yes, make sure that that agreement is legally enforceable. ऐसा कोई चीज़ ना कर लें आप जो enforceably नहीं हो और आप कोर्ट पहुंच जाएं. Correct. Correct. That is important. And everyday basis पे आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो लगातार मतलब जजमेंट्स आपको पढ़ते रहने होंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई जजमेंट्स कोर्ट, पढ़िए आजकल लीगल तो न्यूज़। आज हाँ लीगल न्यूज़ के लिए आजकल बहुत प्लेटफॉर्म पे है. लाइव लॉ इज़ देयर, देन बार एंड बेंच इज़ देयर. मतलब कि अगर आपने आज पूरे दिन में क्या क्या हुआ उसमें से एक भी चीज़ उठा के आज पढ़ लिया, आज उसका ऑर्डर पढ़ लिया, अगर आ गया है तो कुछ ना कुछ नया सीखेंगे. ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं सीखेंगे. बट अगर सिक्लूजन में पढ़ लिया तो इट विल बैकफायर. क्योंकि सिक्लूजन में कुछ भी पढ़ना तो एकदम एंड देन यू स्टार्ट आर्ग्यूइंग कि इसमें तो ऐसा हुआ था. अरे नहीं, आपको पीछे का भी पढ़ना है उसका. नीड टू रिलेट टू दैट. कमिंग बैक टू द AOR का लीडिंग क्वेश्चन पेपर, जो रीडिंग पेपर वाला जो होता है एक सब्जेक्ट, उसमें ये नहीं है कि आपने बस वो 86 पढ़ लिए तो हो गया आपका. आपको अपडेट रहना पड़ेगा कि आज उस अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात होती है डॉक्ट्रिन की, तो आज रिसेंटली पिछले 2021, 22, 23, 24 में ऐसा कौन सा केस आया था जिसमें ये सब डिस्कस हुआ हो, जिसमें बहुत लाइमलाइट में आया. तो इफ़ यू राइट दैट ऑल्सो यू गेट ब्राउनी पॉइंट्स. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. केवल वो पढ़ना ज़रूरी नहीं है, अपडेटेड रहना ज़रूरी है. ठीक है, आई थिंक ये काफ़ी इंसाइटफुल सेशन था. आई थिंक स्टूडेंट्स जो हैं और जो भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये सेशन. एंड फ्यूचर में भी जैसे कि आप मेंटोरशिप की बात हमने करी भी है और वैसे भी हम लोग ऐसे सेशंस और भी करते रहेंगे. डेफिनेटली. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड सी यू. बाय बाय.